हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट थर्ड इंडियन पॉलिटिकल थॉट में धर्मशास्त्र के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि धर्मशास्त्र होता क्या है। धर्मशास्त्र एशियन संस्कृत स्क्रिप्चर्स है जो सर्व करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड्स के लिए किस प्रकार से मोरल प्रिंसिपल्स जो है हिंदू के हैं और कोड ऑफ कंडक्ट इसमें दिए होते हैं हिंदू जीवन के लिए। इसे अक्सर साइंस ऑफ रिलीजियस के रूप में भी देखा जाता है, जो प्रोवाइड करता है मोरल और इथिकल गाइडेंस को कि किस प्रकार से एक आदर्श और राइचियस जीवन जो है तो जीना चाहिए हिंदुओं को। धर्मशास्त्र में फिलोसफिकल फाउंडेशंस दिए गए हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल, फैमिलियल और मोरल लाइफ के लिए। जो कि टेक्स्ट आते हैं धर्मशास्त्र ट्रेडिशंस में, उसमें इंक्लूड है मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति और नारद स्मृति। इसके अलावा भी और भी टेक्स्ट हैं जो धर्मशास्त्र ट्रेडिशंस के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। ये सभी बल देते हैं धर्म पर, यानी कि राइचियसनेस पर, जो कार्नर स्टोर माना जाता है, यानी इंपॉर्टेंट माना जाता है इंडिविजुअल्स बिहेवियर्स के लिए और सोशल आर्डर्स के लिए। अब बात कर लेते हैं कि मनुस्मृति क्या है। तो मनुस्मृति लॉ ऑफ मनु या जिसको मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है विद इन द ब्रॉडर ट्रेडिशंस ऑफ धर्मशास्त्र, यानी धर्मशास्त्र का जो ट्रेडिशंस है उसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है मनुस्मृति, जिसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। इसमें लिखा गया है लीगल, इथिकल और मोरल कोड्स हिंदू सोसाइटी के लिए। ऐसा माना जाता है कि इसे कंपाइल किया गया था 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सीई के लिए। इसका कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो उससे भी पुराने माने जाते हैं। मनुस्मृति में कुल 12 चैप्टर्स दिए गए हैं। यह पहला संस्कृत टेक्स्ट था जिसको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ये काम किया जाता है सर विलियम जोन्स के द्वारा 1794 में। इसको एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट के रूप में देखा जाता है वेस्टर्न स्टडी में इंडियन टेक्स्ट का। अब देख लेते हैं मनु कौन थे। तो मनु को हिंदू ट्रेडिशंस का फर्स्ट ह्यूमन बीइंग कंसीडर किया जाता है और इन्हें ओरिजिनल लॉ गिवर्स के रूप में भी माना जाता है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जो मनु स्मृति है वो उसके आथर्स मनु ही थे, जो लिखते हैं मोरल, लीगल और सोशल कोड्स को हिंदू ह्यूमन कंडक्ट के लिए। इन्हें फर्स्ट किंग के रूप में भी देखा जाता है जो इटेब्लिश करते हैं आर्डर और गवर्नेंस को ह्यूमन सोसाइटी के लिए। जो सेंट्रल फिगर्स के रूप में देखे जाते हैं एशियंट जो हिंदू लीगल्स और एथिकल थॉट रहा है उसमें, यानी मनु को एक इंपॉर्टेंट फिगर्स के रूप में देखा जाता है एशियंट हिंदू जो लाइफ रही है उसमें। फिर देख लेते हैं धर्म क्या होता है। तो धर्म फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट माना जाता है हिंदू फिलॉसफी का, जो डेराइव होता है संस्कृत के रूट वर्ड ध्री से, जिसका मतलब होता है टू अपहोल्ड करना या धारण करना। अथर्ववेद में कहा गया है पृथ्वी धर्मम धृतम, यानी कि जो वर्ल्ड है वो धर्म के द्वारा ही सस्टेन है, मेंटेन है। इसमें इथिकल प्रिंसिपल्स आते हैं और कोड ऑफ कंडक्ट आता है जो गाइड करता है इंडिविजुअल्स के लाइफ को किस तरह से एक राइचियस लाइफ जीना चाहिए बेस्ड ऑन द उसका जो रोल होना चाहिए वो सोसाइटी, रिलीजन और कास्मेस में जो बना है उसके अनुसार किस तरह से जीवन जीना है। जो अल्टीमेट एम होता है धर्म का वो अपहोल्ड करना होता है सोशल ऑर्डर और हार्मनी को, जिसके बिना यह माना जाता है कि जो सोसाइटी है वो एनार्की में पहुंच जाएगी। अगर धर्म नहीं रहेगा तो अराजकता रहेगी और डिस्ट्रक्शंस फेस करना पड़ेगा, प्रलय आ जाएगी। जो सोर्स ऑफ धर्मा है वो क्या है। तो धर्म के जो सोर्स माने जाते हैं हिंदू ट्रेडिशंस में वो 4 सोर्स है। पहला तो वेद है जिसको प्राइमरी और सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर्स के रूप में माना जाता है, सबसे ज्यादा वैलिड माना जाता है। फिर स्मृति आता है जैसे कि मनु स्मृति है, इसमें डिटेल कोड ऑफ कंडक्ट दिए होते हैं। तीसरा आता है वेज एंड कंडक्ट ऑफ द वर्चुअस इंडिविजुअल्स, यानी जो महान पुरुष होते हैं उनके जो लाइफ होते हैं, जीवंस होते हैं वो आते हैं इसमें, जो सर्व करते हैं मोरल एग्जाम्पल्स के रूप में। और चौथा आता है व्हाट प्लीज द सोल एंड इनर सेल्फ रिफ्लेक्टिंग इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, यानी जो पर्सन है, व्यक्ति है, उसकी सोल आत्मा क्या कहती है, क्या चीज सही है क्या गलत है, जिसको वह सही मानती है वही धर्म का सोर्स माना जाता है। तो इस प्रकार जो धर्म है वो 4 पुरुषार्थ में से एक पुरुषार्थ भी माना जाता है। ये 4 पुरुषार्थ जो है ये फंडामेंटल गोल माने जाते हैं ह्यूमन लाइफ के। इसमें आता है अर्थ, काम और मोक्ष, और चौथा है धर्म। इसे इसेंशियल माना जाता है एक बैलेंस और मीनिंगफुल लाइफ जीवन जीने के लिए इन 4 पुरुषार्थ को।
अब मनुस्मृति जो टेक्स्ट है उसका कंटेंट क्या है उसको देख लेते हैं। तो मनुस्मृति में टोटल 2685 वर्सेस हैं, श्लोक हैं और 12 चैप्टर्स हैं। सभी जो चैप्टर हैं वो डिफरेंट जो एस्पेक्ट है लाइफ के उसको कवर करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर्स है वो प्रॉब्लम ऑफ क्रिएशन, यानी किस तरह से क्रिएशन हुआ है, अर्थ का निर्माण हुआ है, उसमें जीवन किस तरह से आया है, मनुष्य किस प्रकार से बना है, उसके बारे में बात की गई है। चैप्टर सेकंड से लेकर सिक्स तक में 4 आश्रम की बात की गई है जो ब्राह्मण्स के लाइफ में होते हैं। चैप्टर 7 राजधर्म और आर्ट ऑफ वार के बारे में बात करता है। चैप्टर 8 का जो फोकस है वो सिविल और क्रिमिनल लॉ पर है। चैप्टर 9 और 10 जो है वो डिस्कस करता है कस्टम्स और लॉज को, जैसे कि डाइवोर्स के जो नियम है, इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी जो लॉ है उनको सबको कवर किया गया है चैप्टर 9 और 10 में। चैप्टर जो 11 है ये प्रिस्क्राइब करता है पिनेंसेस फॉर सिंस, यानी सिंस जो पाप किए जाते हैं उसके लिए क्या प्रायश्चित है उसके बारे में बताया गया है। चैप्टर जो 12 है वो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा और रिवर्थ के बारे में बताया है, यानी कर्म का सिद्धांत दिया गया है और उसी के अनुसार जो हमारा पुनर्जन्म होता है वो पिछले कर्मों का परिणाम ही होता है ऐसा माना जाता है, उसके बारे में बात की गई है चैप्टर 12 में। अब दंडनीति के बारे में कैसे क्या बात की गई है मनुस्मृति में उसको देख लेते हैं। तो मनुस्मृति में दंडनीति को एज ए प्रिंसिपल्स माना जाता है गवर्नेंस का पनिशमेंट के थ्रू, जो क्लोजली जो है तो रिलेटेड होता है धर्म से। मनु इम्फेसिस करते हैं कि जो किंग होना चाहिए उसे विजिलेंट होना चाहिए, उन्हें धर्म और दंड दोनों को अपहोल्ड करना चाहिए, धारण करना चाहिए। किंग का जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वो टू पिलर्स, इन दो पिलर्स पर आधारित होना चाहिए सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। उनका मानना है अगर इंडिविजुअल्स जो है तो डेविएट करता है धर्म से, यानी कि धर्म के रास्ते से बाहर जाता है, अधर्म करता है, तो किंग को उसे दंड देकर उसे करेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। मनु कहते हैं कि जो दंड है वो उसको देते हुए कास्ट सिस्टम को ध्यान में रखना चाहिए, उसको कास्ट सिस्टम के अनुसार ही पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि जो रूल्स और कस्टम्स होते हैं ईच कास्ट के उसी के अनुसार उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। इस कारण वो कहते हैं कि जो हायरार्किकल सोशल डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए किंग को। मनु जो है तो मनुस्मृति में 4 टाइप के पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं जो धर्म और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। ये है वर्बल पनिशमेंट जिसको वाक दंड कहा जाता है, मॉनेटरी पनिशमेंट यानी कि अर्थदंड, मेंटल पनिशमेंट यानी कि धीम दंड, और फिजिकल पनिशमेंट जो उसको भौतिक दंड के रूप में भी जाना जाता है। ये जो पनिशमेंट है ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो मनु है वो इस बात पे बल देते हैं कि जो पनिशमेंट है वो मेजर्ड होना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जस्टिस होना चाहिए। इसके अलावा मनुस्मृति में 4 वर्ण की बात की गई है। ये 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। साथ साथ इसमें 4 आश्रम की बात की गई है। ये 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। फिर इसमें 16 संस्कार के बारे में बात की गई है। तो 16 रिचुअल्स के बारे में बात की गई है जो हिंदू धर्म के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। इन रिचुअल्स को ही संस्कार माना जाता है। ये स्टार्ट होते हैं गर्भधान संस्कार से और अंत होता है इनका अंत्येष्टि संस्कार तक, यानी कि गर्भ में जो शिशु आता है तब से लेकर जब तक व्यक्ति की मृत्यु होती है उस तक फॉलो करने, उसके बीच में कुल मिला के 16 संस्कार होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए हिंदू धर्म के, हिंदू जो लोग हैं उनके द्वारा। फिर इसमें ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में बात की गई है। जो ओरिजिन ऑफ स्टेट की थ्योरी है मनुस्मृति में वो क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी है, जहां पर स्टेट जो है तो रिजल्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन और गॉड्स के बीच होते हैं। चैप्टर जो 7 है उसमें बताया गया है कि जो ह्यूमन सोसाइटी थी वो स्टेट ऑफ अराजकता में थी, अनार्की में थी, जैसा कि हास बताते हैं, जहां पर मत्स्य न्याय होता है, यानी कि मछलियों का जो लॉ फिश होता है, जहां बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है। उसी प्रकार जो सोसाइटी थी, ह्यूमन सोसाइटी थी, वहां पर स्ट्रांग जो है तो अप्रेस्ट करते थे, परेशान करते थे या सताते थे, जो वीक होते हैं, कमजोर होते थे, उनको उस पर शोषण करते थे। तो इसके रिस्पॉन्स में लोग जो है तो प्रेयर करते हैं ब्रह्मा से, यानी कि स्टेट ऑफ अराजकता से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा के पास लोग जाते हैं और ब्रह्मा जो है तो मनु का क्रिएशन करते हैं, निर्माण करते हैं, जो पहले किंग होते हैं, राजा होते हैं, जो अपहोल्ड करते हैं धर्म को और रिस्टोर करते हैं, जो सोशल ऑर्डर है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार जो मनु है वो पहले रूलर और पहले लॉ गिवर दोनों के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्हीं के अंदर डिवाइन किंगशिप और स्टेट की धारणा यहाँ से आती है।
क्वालिटीज ऑफ किंग की बात करें तो मनुस्मृति में क्वालिटीज ऑफ किंग के बारे में बताया गया है और उन्हें डिवाइन पर्सनालिटी के रूप में बताया गया है। कहा गया है कि किंग जो होते हैं उनमें 8 जो भगवान है, गॉड्स हैं, उनकी क्वालिटीज होती हैं, 8 ईश्वर की। ये ईश्वर गॉड्स कौन कौन से हैं? इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, यम और कुबेर, जो उनको डिवाइनली ऑर्डर्ड जो रूलर्स है उसकी बात करते हैं। यानी कि जो डिवाइन पर्सनालिटी होती है एक उसके अंदर, किंग के अंदर। इसे कंट्रास्ट करता है, यानी कि अपोजिट है बिल्कुल, वेस्टर्न जो नोशन ऑफ किंगशिप है उससे अलग है। जहां पर वेस्टर्न अगर किंगशिप की बात करें तो वहां पर किंग को डिवाइन पर्सनालिटी के साथ साथ डिवाइन राइट्स भी होते थे किंग के पास, जो जिसके पास अब्सोल्यूट अथॉरिटी होती थी। लेकिन अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें जो मनुस्मृति में दिया गया है, वहां पर किंग के पास केवल डिवाइन पर्सनालिटी होती है, अब्सोल्यूट पावर उसके पास नहीं होती। वो राजधर्म के जो नियम है उससे वो बधे हुए होते हैं। साथ ही साथ इन्हें मानना होता है मोरल और लीगल जो ड्यूटीज बताई गई हैं धर्मशास्त्र में, उसके अनुसार उन्हें उनको काम करना होता है और एक्ट करना होता है, जो लॉ बनाए जाते हैं ब्राह्मण्स के द्वारा सेट किए जाते हैं उसके अनुसार। तो इस तरह जो है, तो अगर कहा गया है कि जो किंग है अगर वो फेल्ड हो जाता है धर्म को अपहोल्ड करने में, धारण करने में, तो वह इटर्नल डिमेंशंस में का रिस्क रहता है, यानी कि वह नरक में जा चला जाएगा, ऐसा माना जाता है। किंग से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह क्षत्रिय वर्ण का होना चाहिए और उसकी जो प्राइमरी ड्यूटी होती है वो प्रोटेक्शन करना होता है, यानी रक्षण करना होता है, और नरिशमेंट करना होता है, यानी पालन करना होता है लोगों का जो उसके राज्य में लोग रहते हैं। फिर मनुस्मृति में टैक्सेशन के बारे में भी बात की गई है। तो मनुस्मृति में प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन जो है वो फर्टिलिटी ऑफ लैंड्स के आधार पे बनाए गए हैं। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसी भी व्यक्ति के खेत में होते हैं, लैंड्स में प्रोड्यूस होता है, उसका जो है तो 1/6 देना पड़ता है अगर जो लैंड है वो फर्टाइल है, ज्यादा उपजाऊ है तब। 1/8 देना पड़ता है टैक्स यदि लैंड कम फर्टाइल है, और एकदम बिल्कुल कम फर्टाइल है तो उसका 1/10 जो उपज होगा, पैदा प्रोडक्शन होगा, उसका 1/10 देना होगा, जो लीस्ट फर्टाइल लैंड होती है। इसके अलावा कुछ और भी अदर प्रोडक्ट है जिस पे टैक्स लगाया जाता है, जैसे कि मिल्क, हनी, मीट, बटर और अदर ट्रेडेड कमोडिटीज, इसमें 1/6 जो है तो टैक्स लगाया जाता है उसके प्रोडक्शन का। इसके अलावा मनुस्मृति में सद्गुण पालसी के बारे में बात की गई है। आचार्य मनु 6 टॉपिक्स ऑफ मंत्रणा के बारे में बात करते हैं, जिसको सद्गुण पालसी माना जाता है। ये अदर स्टेट से रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए एक स्टेट्स को इनको अडॉप्ट करना चाहिए। ये 6 पॉलिसी क्या है? पीस या संधि है, वार या विग्रह है, न्यूट्रलिटी या आसन है, मार्चिंग या यान है, अलायंस या संसार है, और डबल पॉलिसी या द्वैधीय भाव है, जिसको बाद में कौटिल्य भी अडॉप्ट करते हैं। फिर सप्तांग थ्योरी ऑफ मनु की बात कर लेते हैं। तो सप्तांग थ्योरी मनु के भी दी गई है। ये 7 एसेंशियल आर्गन माने जाते हैं स्टेट के, जैसा कि बाद में कौटिल्य ने भी दिया है। ये 7 आर्गन कौन कौन से हैं? पहला होता है स्वामी, जिसको राजा कहा जाता है, अमात जो मिनिस्टर्स होते हैं, ट्रेजरी यानी खजाना हो गया आपका, किंगडम एक्सपेंशन यानी एम्पायर या जनपद जो आता है वो, दुर्ग या राजधानी जिसको फोर्ट या कैपिटल भी कहा जाता है, आर्मी या मिलिट्री फोर्सेस, जैसा कि कौटिल्य इसके लिए दंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपनी सप्तांग थ्योरी में, और अलाइज यानी कि मित्र। ठीक, तो ये 7 जो अंग है वो स्टेट के आर्गन माने जाते हैं। अब इनका महिलाओं को लेकर क्या विचार था उसको देख लेते हैं। तो मनुस्मृति में वुमेन्स को सेम राइट्स और फ्रीडम्स नहीं दिए गए हैं जैसा कि मेंस को दिए जाते हैं। साथ ही साथ मनु ने वुमेन्स को राइट टू एजुकेशन और इंडिपेंडेंस भी देने की बात नहीं की है। जो मनुस्मृति है वो वुमेन्स के कैरेक्टर्स को बताता है कि वर्चुअस होना चाहिए, और अगर वो इंगेज होती है किसी भी इल्सिट रिलेशंस में, अनैतिक जो तो रिलेशन संबंध बनाती है किसी से, तो मेल पार्टनर्स को उनसे डिस्टेंस बना लेनी चाहिए खुद ही उस महिला से। अकॉर्डिंग टू मनु के अनुसार जो वुमेन्स है उसे चाइल्डहुड में फादर्स के अधीन रहना चाहिए, जब मैरिज हो जाए, शादी हो जाए, तो हस्बैंड्स के अधीन रहना चाहिए, और जब पुत्र हस्बैंड की मृत्यु हो जाए तो हस्बैंड की मृत्यु के बाद उसे अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। जो विडो ऑफ वुमेन्स है, विडो वुमेन्स है यानी विधवा महिलाएं हैं, उनको कहते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कि सिंपल और आस्टियर जो जीवन है उसको जीना चाहिए, एकदम साधारण जीवन जीना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं मनुस्मृति को, और आर्गू करते हैं कि जो मनुस्मृति है वो इक्वली हरास ट्रीटमेंट करता है महिलाओं और शूद्र दोनों के साथ।
दोनों को उनके बेसिक जो राइट्स और डिग्निटी है उसको डिनाई करता है। आप क्रिटिसिज्म और प्रेज देख लेते हैं तो मनुस्मृति एक कंट्रोवर्शियल बुक रहा है, जिसको कुछ लोगों के द्वारा वेरी गुड बताया गया है, यानी बहुत अच्छा बताया गया है कुछ स्कॉलर्स के द्वारा, कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी रहे हैं जिसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। अगर एम शंकुधर की बात करें तो वो मनुस्मृति को प्रेज करते हैं और कहते हैं कि मनुस्मृति हैज बीन डन फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी, यानी संपूर्ण मानवता के लिए लिखी गई पुस्तक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी मनुस्मृति को प्रशंसा करते हैं। वहीं पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मनुस्मृति को कर्स बताते हैं दलित्स के लिए और कहते हैं कि इसे बम से उड़ा दिया जाना चाहिए, ब्लोइंग इट अप विथ बम। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को महान सत्याग्रह के दौरान इसको जलाया था मनुस्मृति को। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने धर्मशास्त्र क्या है, उसके क्या विचार हैं उसमें जो दिए गए हैं उसको हमने रिवाइज किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमारे वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर डेली एमसीक्यूज होते हैं जिसका बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।